और फैंटेसी युक्त मूवीज से बढ़कर के अगर कोई मूवीज बंदा लेकर के आता है तो वो है वन एंड ओनली रॉक। इससे पहले हमने रॉक की काफी सारी मूवीज देखी है, एज वेल एज जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, रैम्पेज, फास्ट एंड फ्यूरियस और भी ऐसी कई सारी मूवीज है जिसके अंदर अच्छा खासा साईफाई, अच्छे खासे सीजीआई, वीएफएक्स और दमदार ग्राफिक्स का तड़का मिला था। और वैसे ही कुछ कंटिन्यूटी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। सनाऊ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में क्रिसमस का त्योहार दिखाया जाता है। खैर हमारा भारत जो की त्योहारों का देश माना जाता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई त्योहार आता रहता है, एज वेल एज होली, दिवाली, दशहरा, राखी या फिर कुछ और। लेकिन इन बेचारे बच बचाकर इनके ऑफिस में घुसकर वो जो एस्ट्रोलॉजर थी उसके कंप्यूटर में एक बग लगा देता है और फिर उसे ट्रैक करने के लिए तैयार था। मीनवाइल हमें कहानी में ओरिजिनल सेंटा दिखाए जाते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड कैल्व के साथ होते हैं। सेंटा का नाम ही होता है द रेड। अब यहाँ पर कैल्व जो है आने जाने वाली सभी लोगों पर, सभी गतिविधियों पर बहुत ही तगड़ी नजर रख रखा था, क्योंकि एक तो वैसे भी बॉडीगार्ड का काम उसे दिया गया था और ऊपर से वो भी आम इंसान नहीं था। अब मैं आम इंसान न होने की वजह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कहानी में आगे पता चलेगा कि इन सभी की एक्चुअल एज क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अब बड़े हो चुके होते हैं, गिफ्ट मिले ना मिले उनकी परवाह नहीं होती इन्हें, सिर्फ अब बुरे काम, बदमाशी और नोट लिस्ट माना था। अच्छा अब एक चीज आप लोगों को बताऊं, मैं जिस तरीके से सेंटा जब गिफ्ट बांटते हैं तो उनकी दो लिस्टें होती है। एक जो कि गुड लिस्ट, यानी वो बच्चे जो कि अच्छे होते हैं, माँ बाप की बात मानते हैं, टाइम पर पढ़ाई करते हैं, रात को जल्दी सो जाया करते हैं। वहीं दूसरी नोटी लिस्ट जो कि बच्चे एक नंबर के हरामजादे होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, कोई गिफ्ट न दिलाने पर रोड पर लोट लोट कर चिल्लाने लगते हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो ऐसी ही एक लिस्ट बनाई जाती है खराब बच्चों की, जिसे कि नोटी लिस्ट भी कहा जाता है। तो उसके अंदर हमारे जैक भाई साहब लेवल 4 पर थे, मतलब बड़े नोटी किस्म के इंसान थे। अब ये जो रोजमर्रा के काम यहाँ पर कैल्व यानी कि रॉक कर रहा था वो इनसे काफी ज्यादा बोरियत भरा हो चुका था, क्योंकि रोज रोज ऐसे लोगों को देखना जिन्हें की अपने आप का नाम नोट लिस्ट में होने का मतलब ही ना मालूम हो। इस वक्त ये लोग एक मॉल में आए थे और मॉल से निकल करके इसी की कोशिश करता है, सभी से पूछता है कि आखिर सेंटा कहाँ है, मगर सभी का रिप्लाई नेगेटिव आ रहा था, यानी कि सेंटा अपनी जगह पर नहीं थे। और सिर्फ 24 घंटे ही बचे थे 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की नाइट को, जब सभी बच्चों के पास उनके डेडिकेटेड गिफ्ट पहुंचने वाले थे। अब इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कैल्व हर जगह में ढूंढने लगता है। उसे एक भागता जहाज भी नजर आता है, दैट इज वाई वो उसका पीछा करता है। अब यहाँ उसके पास में एक छोटी सी गाड़ी भी होती है जिसे वो अपनी लाइव एक्शन वाली मशीन से एकदम जिंदा कर देता है और वो चीज बड़ी होकर के साथ में आती है कैल्व का। वो काफी दूर तक इनका पीछा भी करता है, मगर एट द एंड उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और फिर यहाँ पर वो एक मोरे नाम की चीज से बातचीत करता है, बताता है कि सेंटा को कुछ लोग अगवा करके ले जा चुके हैं, न जाने वो अंदर कैसे घुसे। जहाँ पर मोरे को बताना था कि हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि किसी ने डोम के अंदर छेद किया था और जिसने इन्फॉर्मेशन पास करी उस बंदे का नाम है वुल्फ, जो कि डार्क वेबसाइट पर ऐसी इन्फॉर्मेशन या लोकेशंस वगैरह शेयर करता रहता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जैक यानी कि वुल्फ दिखाया जाता है, जो ये दी वाइफ को कॉल आता है कि जाकर अपने बच्चे को ले आओ। अब हुआ ये था कि इनका बच्चा तो पैदा हो गया था, मगर शादी के बाद इनमें थोड़ी अनबन हो गई, दैट इज वाई उसकी वाइफ ने किसी डॉक्टर के साथ शादी कर ली। रहते ये लोग अभी अलग अलग है, मगर फिर भी कभी उसके बेटे को अगर स्कूल से लाना हो तो वो जैक को कॉल कर दिया करती थी। देन स्कूल के बाहर आता हुआ हमें उसका बेटा डलन दिखाया जाता है, जो कि गिटार प्रैक्टिस करना चाहता था। क्लास में पढ़ाई में उसका ज्यादा मन लगता नहीं था, दैट इज वाई वो आज रात एक कॉन्सर्ट में जाना चाहता था, मगर अपने फादर से भी कहते हैं कि क्या आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैक जिसे की और भी बड़ी बड़ी डीलिंग्स करनी थी, काफी सारी चोरियां वगैरह करनी थी, तो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसे किसी के होने की आहट आ जाती है और देखते ही देखते वहां पर तो धनाधन काफी सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ जहाँ जैक उनसे बचने की कोशिश करता है, इधर उधर भागता है, मगर उनके पास एक ऐसा टीजर था जो कि इंसान को सिर्फ करंट ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से एक अनकॉन्शियस स्टेज में पहुंचा दिया करता था। वेल जैक वहां से कैसे तैसे करके निकलता ही है, मगर तभी मौर्य का शिकार बन जाता है और अब मौर्य उसे एक दूसरे टीजर के साथ होश दिलाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने आखिर किया क्या है। तब रात तुमने जो इन्फॉर्मेशन आगे ब्लैक मार्केट में शेयर करी, वो जगह इतनी ज्यादा खा तुमने उस जगह का कचरा करवा दिया। तुम्हें पता भी है कि कुछ लोग सेंटा को उठाकर ले जा चुके हैं। अब जल्दी से अपना मुंह खोलो कि आखिर तुमने वो इन्फॉर्मेशन बेची किसे
थी। अब यहाँ पर उससे मुंह खुलवाने के लिए कैल्व भी पहुंच चुका था। इसका हम ड्रिफ्ट भी है, कैल्व भी है, पर ठीक है यार, मैं तो ऐसे काफी टाइम से बीम रॉक जानता हूँ, तो अपन रॉक ही इस्तेमाल करेंगे। तो रॉक का कहना था कि जल्दी से बता दे वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अब यहाँ पर जो जैक है यानी कि वुल्फ, वो कहता है कि भैया ब्लैक मार्केट में जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि ना उससे पता है कि मैं कहाँ से कांटेक्ट कर रहा हूँ और ना ही मुझे पता है कि मेरी बातचीत कांटेक्ट कर रहा हूँ और ना ही मुझे पता है कि मेरी बातचीत किस बंदे से कहाँ और किस जगह पर हो रही है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होती नहीं है। तो यहाँ पर आता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगवा हुए रेड यानी कि सेंटा को देख पाते हैं, जिनके सामने ग्रिला नाम की एक शख्स आती है और बताती है कि सेंटा, क्या आपको याद है आज से 1000 साल पहले जब आपने बच्चों को गिफ्ट देने का डिसाइड किया था, तभी एक लिस्ट भी तैयार करी थी नॉटी बच्चों की। खैर आपने तो सिर्फ अच्छे बच्चों पर ध्यान दिया, उन्हें गिफ्ट बांटना है, कौन सा गिफ्ट कब देना है, मगर मैंने उसी टाइम से ठान लिया था कि नॉटी बच्चे जो कि सजा के हकदार हैं, उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए और अब वो बारी आ चुकी है। मगर उससे पहले मुझे कुछ आपकी पावर्स की जरूरत है, तो बस आप सोते रहिए और मेरा काम मैं करते जाऊंगी, क्योंकि उसकी पावर्स अब ग्रिला ने एब्जॉर्व करना शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों मिलकर के सीक्रेटली साउथ पोल जाने के लिए एक टॉयशर वुमेन का एक्शन फिगर हम जिंदा कर सकते हैं क्या? तो ये खाली ईस्टर एग्स थे। मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं भी मूवी को कह रहा हूँ, आप भी कीड़े होंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएंगे। खैर रिलेट कर गए तो अच्छी बात है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। ये लोग पहुंच चुके होते हैं साउथ पोल एक बढ़िया सी कार को जिंदा करके। अभी कार में आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी जैक के पास में उसके बेटे डिलन का कॉल आता है और वो कहता है कि आप आज शाम को आ रहे हो ना। मगर तभी जैक का कहना था कि देखो बेटा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं आने में लेट हो जाऊंगा, मगर मैं कोशिश पूरी करूंगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है ग्रिला पर, जिसने एक जादुई गोले को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि नॉटी बच्चे जो कि बुरे काम किया करते हैं, सजा के तौर पर जैसे इस गिफ्ट को खोलेंगे इसी गोले में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएंगे। अब यहाँ पर ये लोग एक बढ़िया से प्लेस पर पहुंचे होते हैं, काइंड ऑफ बीच था, और यहाँ पर पहुंचने का रीजन था उस बंदे से कांटेक्ट करना जिसे कि एक रात पहले ये इंफॉर्मेशन बेची गई थी। इस पर्सन का नाम होता है टैड, जो कि इस वक्त अपने काफी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में होता है। तो भाई साहब रॉक तो बढ़ जाता है इनमें। अब रॉक के पास जूतों में ये शक्ति थी कि वो अपनी हाइट को छोटा बड़ा कर सकता था, काइंड ऑफ एंट मैन जैसे। तो फाइट एकदम बढ़िया थी, धांसू थी। और फिर नंबर आता है टैड का, जहाँ टैड से पूछा जाता है कि भाई तूने वो इन्फॉर्मेशन आगे बेची किसको, जिस पर टैड का बताना था कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। जिस पर रॉक कहता है कि ये लिखकर बता दे। जैसे ही वो लिखता है तो जैक चिल्ला पड़ता है कि ग्रिला, ये कैसा नाम है। अब ग्रिला को जैसे ही अपना नाम सुनाई पड़ता है तो वहां पर कुछ लड़ने के लिए अपने योद्धा भिजवा देती है, वो भी फ्रॉस्ट यूनिवर्स से। अब यहाँ उनके सामने पानी से निकल कर की एक आइसक्रीम वेन पहुंचती है और जैसी वेन खुलती है तो उसमें से 3 बड़े बड़े बर्फीले योद्धा निकल करके आ जाते हैं, जिनके पास खुद के अलग अलग बर्फीले हथियार भी थे। किसी के पास स्पीयर यानी ये भाला, किसी के पास तलवार और कटार, अलग अलग चीजें शामिल थी। अब यहाँ पर इनके बीच में एक तलवी जंग होना शुरू हो जाती है। अब जहाँ एक तरफ अपना योद्धा यानी कि कैल्व पॉली द रॉक, जिसके पास ऑलरेडी काफी सारी पावर्स थी, तो वो धूल चटाने की कोशिश करता है। मीनवाइल बेचारा जैक तो बस उनसे भागता ही फिरता है। वहीं दूसरी तरफ टैड, जिसने इंफॉर्मेशन इन दोनों को दी थी, उसका नंबर लग जाता है, यानी कि ये बर्फीले योद्धा उसे बर्फ में पूरी तरीके से जमा देते हैं। अब फाइट काफी ज्यादा लंबी चलती है, तो अपन बिल्कुल शॉर्ट में इसके कंक्लूजन पर आते हैं। इनकी जो नाक थी जिसके अंदर एक गाजर लगी हुई थी, अगर गाजर को निकाल दिया जाए तो ये बर्फ के टीले ढीले पड़ जाया करते थे। तो यहाँ पर इनको हरा हो के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल यहाँ पर ग्रिला 4 वाली नोटी लिस्ट में था, मगर इस वक्त वो उस गोले में कैद हुआ नहीं था, मतलब इनके पास पहुंचा नहीं था। तो ग्रिला कहती है कि अभी भी इस गोले में काफी ज्यादा सुधार करने बाकी है, काम कंटिन्यू करते रहो। अब जैसा कि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिल तो चुकी थी कि ग्रिला इस पूरे काम के पीछे है, और ग्रिला क्रैम्पस की गर्लफ्रेंड थी और क्रैम्पस था रेड वन यानी कि अपने सेंटा का भाई, और वो रहता था नर्क में। तो ये लोग पहुंच जाते हैं नर्क में क्रैम्पस से मिलने के लिए। अब यहाँ जो क्रैम्पस था, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जैसे कि अच्छी चीज में अच्छे त्योहार होते हैं, वैसे ही बुरी चीज में बुरे त्योहार अमेरिकन अच्छे तरीके से मनाते हैं। अच्छे वाले तो मैंने आपको एक बता दिया क्रिसमस, बुरे वाले में 2 होते हैं इनके, एक तो होता है हैलोवीन और एक होता है क्रैम्पस नाथ।
तो ये जो क्रम्पस नाथ होता है ये बेसिकली एक देवल त्योहार होता है जो कि नर्क में भी मनाया जाता है, या फिर अंग्रेज लोग मनाते होंगे। खैर मैंने तो कभी मनाया नहीं, आप में से किसी ने मनाया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप में से काफी सारे व्यूअर्स यूएस से भी मुझे देखते हैं। तो जो भी यूएस से देख रहा है प्लीज लेट मी नो कि क्रम्पस नाथ को किस तरीके से मनाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। इस नर्क में आने के बाद में इनके सामने अलग अलग जीव होते हैं जो कि इनको पकड़ करके जेल में कैद कर देते हैं। और कैद करने का रीजन ये था कि जैक ने वहां पड़े एक सोने के भरे बक्से में से कुछ सिक्के उठा लिए थे। हालांकि रॉक ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था, मगर क्या करे, तो ऑलरेडी इंसान कर्जे में डूबा हुआ है और फिर उसकी आंखों के सामने खुला खजाना, तो अब आखिर वो चोरी ना करे तो क्या करेगा। देन इन दोनों को पेश किया जाता है क्रम्पस के सामने। क्रम्पस इस वक्त अपने दोस्तों के साथ में खेल खेल रहा था, चाटे चाटे का, मतलब खींच को चाटा पड़ा, सामने वाला गिरा तो खेल में वो आ रहा अपन जीते। अब यहाँ पर रॉक के आते के साथ ही कहना था कि देखो क्रम्पस, बात ऐसी है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि ग्रिला, उसने तुम्हारे ही भाई तो जो यहाँ पर चोरी हुई है इसकी सजा के बदले यहीं पर रुकेगा। अब यहाँ पर वो रॉक को रोकने वाला था, मगर तभी अपना जैक भाई साहब दिमाग लड़ा लेता है और कहता है कि देखो क्रम्पस, तुम जो ये चाटे चाटे का खेल खेल रहे हो, ये अपना लौंडा भी काफी दमदार है, एक बार जरा इसके साथ खेल कर देखो। अगर इसके चाटे में तुम ढेर तो हम आजाद, लेकिन अगर ये ढेर तो हम दोनों ही हमेशा के लिए तुम्हारे गुलाम। क्या कहते हो, कैसी रही? तो अब क्रम्पस भी इन दोनों की बातों में आ जाता है। अब बेसिकली अपना जो ये रॉक है उसके हाथ में एक ऐसा गैजेट था कि अगर 3 बटन की पावर फुल हो जाती है तो जब खींच के कोई चीज पड़ती है तो मतलब बहुत जोरदार लगती है। तो पहले चाटे में तो खैर वो गिर जाता है, मगर दूसरे चाटे के अंदर वो एक्टिवेशन करके खींच के थपड़ा मारता है तो क्रम्पस नीचे गिर जाता है। और अब तो जो टॉय मॉल से उन्होंने कुछ टॉयज भी खरीदे थे, उनकी बारी थी लड़ने झगड़ने की। तो यहाँ पर अच्छी खासी फाइट आती है यार। सचमुच कहूँ तो यार बढ़िया सीजीआई यूज किया है यार। अपन तो ऑलरेडी तगड़े सीजीआई, बढ़िया वीएफएक्स और जानदार ग्राफिक्स के दीवाने हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ सीन नजर आता है। खैर अपनी जान ही लोग बचा करके नर्क से बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रिला अपनी उस गोली को फिक्स करने में कामयाब हो जाती है, यानी कि अब जो भी उस गोली को छुएगा जो ऑलरेडी नॉटी लिस्ट में होगा वो सीधा ग्रिला के पास पहुंच जाएगा। और अब जैसा कि जैक ऑलरेडी लेवल 4 वाली नॉटी लिस्ट में था तो उसका नाम भी आगे आ जाता है। तो यहाँ पर एक तो वो गोला भिजवाती है उसके बेटे डिलन, और फिर दूसरा गोला जैक के लिए, क्योंकि ग्रिला को मालूम चल चुका था कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहा है तो उन्हें पहले पकड़ना जरूरी है। अब यहाँ पर ऑन द वे यानी कि जर्मनी के रोड पर ये लोग चल रहे होते हैं और इनके सामने एक पियानो आ जाता है जिसके अंदर गोला पड़ा होता है। खैर पहले तो वो मना कर देता है कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं छूंगा, मगर तभी उसकी बेटी डिलन का उसे कॉल आता है और वो बोलता है कि देखो बाबा, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे कॉन्सर्ट में जरूर आएंगे, मगर आप नहीं आए और ऊपर से मुझे रिझाने के लिए फालतू से गिफ्ट भेजा है। आखिर इस गिफ्ट में ऐसा है क्या? और जैसे उसे खोलता है तो उसमें वही गोला था जो कि ऑलरेडी ग्रिला ने सेट करवा करके इन दोनों के लिए भेजा था। तो छोरा जैसे इसे छूता है एकदम से छू मंतर हो जाता है। अब अपने बेटे को बचाने के लिए जैक भी उसी गोली को छू करके काली दुनिया में पहुंच जाता है। वेल इसे काली दुनिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ पोल में एक वर्क स्टेशन के नीचे थे। अब ये जो वर्क स्टेशन था ये अपने सेंटा का ही वर्क स्टेशन था और यहीं पर इन्होंने यानी कि ग्रिला ने सेंटा को छिपा करके रखा हुआ था। और अब सेंटा की पावर्स की मदद से वो ढेर सारे गोले बनाने वाली थी और इन गोलों को एज अ गिफ्ट उन कमीने बच्चों तक पहुंचाना चाहती थी जिन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी। मीनवाइल अपने रॉक भाई साहब यानी कि कैल, इन्हें मालूम चलता है कि मेरे जो लोग हैं उनका बर्ताव पहले जैसा नहीं रहा। इनफैक्ट सेंटा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी उन्हें गलत पता है। तो जैसे वो एक को मुक्का पेलता है तो मालूम चलता है कि ये तो बहरूपी है, यानी कि इंटरमली ही ये लोगों ने कहीं अपना बेस बिछाया हुआ है। और सेंटा को लेकर के जो भागने का इन्होंने दृश्य बनाया था, मतलब एक नकली एनवायरमेंट सेट किया था कि सेंटा तो यहाँ है ही नहीं, जबकि वो यही कहीं होंगे। तो वो अपनी पूरी ताकत शिद्दत से ढूंढकर एट द एंड उसी वर्क स्टेशन के नीचे पहुंच जाता है जहां पर उसे डिलन और जैक मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रिला तैयार थी सेंटा को उसके रेंडियर वाली गाड़ी पर बिठा करके पूरे जहान के अंदर गोले बंटवाने के लिए। तो अब इस होने वाले कांड को रोकने के लिए इन सभी यानी कि 2 टीम्स के अंदर भिड़ंत हो जाती है। रॉक ग्रासिया के साथ मिलकर के ग्रिला की बाकी टीम पर भारी पड़ता है। इनफैक्ट अब तो ग्रिला ने वो रेंडियर वाली गाड़ी शुरू कर दी होती है। बहुत ज्यादा बढ़िया सीजीआई का यूज हुआ है। इधर जैक भी कैसे तैसे करके रेंडियर के आगे पीछे लटक करके उनके बीच की कड़ी को तोड़ देता है ताकि
रेनडियर्स अलग निकल जाए और पीछे की गाड़ी अलग छूट जाए। खैर इस बात से तो अब ग्रिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था एंड देन वो आ जाती है अपने ओरिजिनल रूप में। काइंड ऑफ यार फीमेल अबॉमिनेशन लग रही थी। अच्छा आप जो लोग अबॉमिनेशन को नहीं जानते तो बता दो कि हल्क 2008 वाली मूवी में जो हल्क का विलन बना था वही अबॉमिनेशन था, तो काइंड ऑफ ये वही लग रही थी। खैर इस वक्त इनके बीच मदद करने के लिए क्रैम्पस खुद भी आता है, मगर गर्लफ्रेंड का एक चटका खा करके साइड गिर जाता है। अब एक तो ग्रिला साइज में इतनी बड़ी और ऊपर से सबको हराती जा रही थी, कोई इसकी टक्कर था हीरो आ नहीं रहा था कि तभी अपने सेंटा की आंख खुल जाती है, जो कि कुछ मैजिकल वर्ड्स बोल करके अपने रेनडियर्स को वापस बुला लेते हैं और सभी रेनडियर्स भर भर के अपने सीने घुसेड़ते हैं ग्रिला में और उसका ग्रिल सैंडविच बना देते हैं। और जैसा कि अब आज की रात क्रिसमस की रात थी तो यहाँ पर सेंटा सभी बच्चों को गिफ्ट बांटने के लिए तैयार थे। और अब हम देख पाते हैं कि पावरफुल सेंटा निकल पड़े होते हैं दुनिया की सैर पर, वो भी जैग और डिलन को लेकर के। वो छोटे बन करके चिमनी में घुसते हैं, घरों में गिफ्ट को रखते हैं कि गिफ्ट भी छोटे बड़े हो सकते थे, और फिर बाहर निकल करके अगले घर में चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ करोड़ों बार होता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे उठते हैं तो उन्हें अपने घरों के अंदर ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं। वही मूवी एंड में हम ये देख पाते हैं कि अपने रॉक भाई साहब जो कि इस बात से जॉब को छोड़ देना चाहते थे क्योंकि उन्हें इंसानों में नफरत, गुस्सा और लालच नजर आता था, अंदर का इंसानी बच्चा कभी नजर नहीं आता था। मगर इस वक्त जब जैक डिलन के साथ बैठकर ये बातचीत कर रहा था तो रॉक को उसका बचपन वाला यानी कि 8 साल वाला वर्जन नजर आता है, जिस पर सेंटा का कहना था कि शायद अब तुम बदल चुके हो, तो क्या कहते हो, जॉब पर वापस आना चाहोगे? जिस पर रॉक का कहना था कि हाँ सर, मैं हमेशा से आपके साथ था और आगे भी साथ ही रहूंगा। और इसी के साथ ही तगड़ी मूवी ये बेस्ट एक्सक्लूसिव कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में सचमुच बहुत मेहनत लगती है। इसके बाद में मैं ऐसी ही एक और तगड़ी मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा।